Assalamu alaikum. My name is Mohammed Umar Zahid, and today the keys for the microeconomics. इसमें आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं और कितने अकाउंट्स होते हैं और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट और क्रेडिट किस तरह किया जाता है। जी, सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सेट ऑफ अकाउंट्स दैट मेजर्स all economic transaction between a nation and the rest of the world. It includes exports and import of goods, services, and financial instruments. Exports are credit items, while imports are debit items. More generally, the country's credit items are transactions that make foreign currencies available to it. Debit items are ones that reduce the holding of foreign currencies. बैलेंस ऑफ पेमेंट वो तमाम तर रिकॉर्ड्स का जो स्टेटमेंट है, अगर उसमें आपके मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसा जा रहा है, आपके मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में अमाउंट जा रहा है, फंड ट्रांसफ़र हो रहा है, वो तमाम का तमाम जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। अब इसमें वो तमाम तर चीज़ें जो यहाँ से गुड्स की फॉर्म में दूसरे मुल्कों में जा रही हैं, उसके बदले में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या लोग फंड्स आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी में फंड्स आ रहे हैं, वो सब के सब आपके यहाँ डेबिट हो जाएगा और ये एक्सपोर्ट्स कहलाती हैं। जबकि इंपोर्ट्स वो तमाम तर चीज़ें जो कि दूसरे मुल्कों से आप यहाँ पर अपने डोमेस्टिक कंट्री में मंगवाते हैं और डोमेस्टिक कंट्री में मंगवाने के लिए उसकी पेमेंट करते हैं, वो आपकी इंपोर्ट्स कहलाती हैं। सेम इसी तरह से सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी इसमें शामिल हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स आर क्रेडिट आइटम वाइल इंपोर्ट्स आर डेबिट आइटम। The balance of payment records each transaction as either plus credit or minus debit. The general rule in POP accounting is specified that, जैसे मैंने भी लास्ट स्लाइड में बताया था, क्रेडिट प्लस यानी a flow for which the country is paid, inflow of funds, like अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तो फॉरनर्स, इनकम जनरेट करेंगे इन्वेस्टिंग अब्रॉड, या सेल्स ऑफ एसेट्स फ्रॉम इन्वेस्टर फॉर सेल्स ऑफ एसेट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर। इन किसी भी काम की वजह से आपके कंट्री में कैश का इनफ्लो होता है या फंड्स का इनफ्लो होता है, तो इसको हम क्रेडिट कहेंगे। इसी तरह डेबिट में क्या होगा, अ फ्लो फॉर विच अ कंट्रीज पे, यानी जिसमें वो तमाम का फ्लो जिसमें कंट्री पे करता है। आउटफ्लो फंड्स, फॉर एग्जांपल import of goods, travel expenses in foreign countries, income paid to the foreign investors, purchases of foreign assets। ये तमाम पर जो हैं इसमें हमें क्या करना होगा, ये कंट्री पे करेगा, यानी दूसरे कंट्री को पे करेगा। हम अगर इसमें से कोई भी कंजम्पशन करेंगे, कोई भी किसी भी फॉर्म में हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उस ट्रांजैक्शन के बदले में हमें गुड्स मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगी या कोई भी चीज़ मिलेगी, बट हमें वी हैव टू पे फंड टू द अदर कंट्री। तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट हो जाएगा, यानी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये माइनस हो जाएगा, जबकि जो प्रीवियस था वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्लस हो जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे इस टेबल में हम देख रहे हैं, ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे क्रेडिट है, जबकि राइट हैंड साइड पे डेबिट है। टेक्निकली जो अकाउंटिंग टेक्निक्स में ये होता है कि बोथ साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी हमें दोनों साइड्स को बराबर करना होता है या
ये कह लेंगे सम तो ज़ीरो करना होता है, टोटल क्रेडिट प्लस टोटल डेबिट जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। लाइक हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं, क्रेडिट में हमने जो सैलरीज, इंटरेस्ट अर्निंग एंड अदर इनकम, ये टोटल 1000 है। जबकि हमने जो पेमेंट की है, हाउसिंग की है, फूड की है, ट्रैवल की है, अदर एंड सेविंग है, तो ये हमारे जो इनकम थी उसमें से माइनस हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाली जो हमारी इनकम अर्निंग थी वो आ गई, राइट साइड वाली जो हमारी एक्सपेंडिचर्स थी वो आ गई, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो इस तरह डेबिट और क्रेडिट, अच्छा इस चीज़ को जब जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर आ जाए तो इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका हमेशा ही आपका बैलेंस हो, इट मे बी अ डेफिसिट, इट मे बी अ सरप्लस। तो हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कब होता है? अब जैसे लेफ्ट साइड पे देखिए, आपकी सैलरी 800 है, इंटरेस्ट अर्निंग 100 है, अदर इनकम 100 है और टोटल आपके 1000 ही थे। अच्छा जबकि एक्सपेंडिचर जो थे वो आपके हाउसिंग 500 हो गया, फूड आपके 200 हो गया, ट्रैवल -200 हो गया, अदर्स -200, ये 1100 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 1000 था, राइट हैंड साइड पे 1100 थे, तो हमने दोनों को बैलेंस करने के लिए या दोनों को एक दूसरे से आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 रुपीज़ की बोरोइंग करते हैं। तो 100 रुपीज़ की जब बोरोइंग करेंगे तो वो 1100 क्रेडिट हो जाएगा और 1100 राइट साइड पे डेबिट के, विच इज इक्वल टू द डेबिट। अच्छा एक चीज़ इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो लोन जो बढ़ता जा रहा है उसकी रीजंस क्या है, कि हम क्यों लोन लेते हैं दूसरे मुल्कों से, हम बगैर लोन के क्यों नहीं चल सकते? तो बेसिक रीज़न इज जस्ट एक्सप्लेन बाय दिस टेबल, कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार अरब के करीब, रुपीज़ के करीब, जबकि जो आपकी अर्निंग्स हैं, गवर्नमेंट की जो अर्निंग्स हैं वो 4500, 4800 अरब या 5000 अरब के करीब हैं। यानी अगर आप 8000 अरब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं 5000 अरब वाया टैक्सेस, वाया किसी भी सोर्स से, कि जैसे आपने स्टील मिल, रेलवे या ये सब को, सबकी इनकम को इकट्ठा कर लिया और टैक्सेस इकट्ठे कर लिए या अदर और सब कुछ इकट्ठा कर लिया, तो आपके पास टोटल 5000 अरब हुआ। जबकि आपने एक्सपेंडिचर्स किए लाइक फूड, लाइक रोड्स कंस्ट्रक्शन पे, आर्मी पे, जो पेमेंट्स भी, लोन पेमेंट्स, ये सब एक्सपेंडिचर पर आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर आया वो 8000 अरब आया। तो 3000 अरब का जो डेफिसिट है वो कहाँ से पूरा करेंगे? तो 3000 का डेफिसिट, 3000 अरब का डेफिसिट पूरा करने के लिए मज़ीद कर्जा लेना पड़ेगा। यानी आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जब तक इनकम नहीं इंक्रीज होगी इन टर्म ऑफ अर्निंग, इन टर्म ऑफ फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन, टैक्स हो वाया टैक्स कलेक्शन हो, वाया गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो, वाया किसी भी सोर्स के ज़रिए हो, जब तक आपकी ये इनकम इंक्रीज नहीं होगी तब तक हमें वो लोन लेना पड़ेगा। हर गवर्नमेंट की मजबूरी होगी वो लोन लेना, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, इनकम कम है, लिहाजा वो एक्सपेंडिचर या की डेबिट को बैलेंस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से क्रेडिट लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में हो जाता है, लाइक आपके पास जो एक्सपेंडिचर थे वो 800 प्लस इंटरेस्ट अर्निंग 100 और टोटल अदर इनकम 100 थी, टोटल 1000 के एक्सपेंडिचर थे, जबकि आपके पास इनकम जो है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसकी एक नेट एरर एंड कमीशन के मद में -100 तक, जैसे किसी मंथ में आपको कुछ बोनस मिल गया, आपकी इनकम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल गया या गिफ्ट मिल गया, बोनस नहीं गिफ्ट मिल गया आपको, आपकी बर्थडे के किसी भी रीज़न की वजह से आपको एक गिफ्ट मिल गया, तो वो जो गिफ्ट मिला है वो हम ये कह के ये नॉट आर इनकम,
भी हमारी इनकम नहीं है, तो हम इसको एज अ डेबिट में, यानी हमारे पास यहाँ पर तो आ गया, लेकिन हम डेबिट में इस तरह से रखेंगे कि नेट एडेड एनुमेशन के हमें गिफ्ट के आइटम या जो हमने सोचा नहीं था वो ये वहाँ से उस सोर्स से मिले। तो इस तरह से जो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम होगी वो हम एडजस्टमेंट करेंगे। फर्दर एक अब हम एक स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी भी करते हैं और हम एक प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी करते हैं, तो हम उसकी मदनी में रख देंगे, उसके एक्सपेंडिचर्स के तौर पर ये रख देंगे। लेकिन हम इन दोनों अकाउंट्स को, डेबिट और क्रेडिट को, इक्वल टू ईच अदर करेंगे। अब IMF के हम डिफरेंट सेक्शन पर, अकॉर्डिंग टू IMF एनालिटिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, नेट एरर्स एंड ओमिशंस एंड रिजर्व एंड रिलेटेड आइटम्स। ये जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होंगी वो इन 5 में कहीं ना कहीं पर एडजस्ट हो जाएंगी। जो हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगी, तो किसी भी किस्म का फंड ट्रांसफ़र जो होगा वो इन्हीं 5 सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में एडजस्ट होगा, चाहे वो लोन हो, चाहे वो हमारी इनकम हो, चाहे वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट हो, हमारे ग्रांट्स हों, किसी भी किस्म की जो होगी वो इन्हीं 5 में एडजस्ट होगी। फर्दर अब इसकी डिटेल पर, the major components of the balance of payment। सबसे पहला जो 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, these are the 2 are the major components, remaining जो होता है वो माइनर कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेजर कंपोनेंट्स जो होगा वो करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट क्या होता है? इट इंक्लूड मर्चेंडाइज, ट्रेड, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड ट्रांसफर। ये फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंट include private, government, official reserves, and the fundamental rule of balance of payment accounting is the sum of all items must be equal to 0. Current account. Current account include 4 major components. सबसे पहले है trade in goods, second trade in services, third factor income include investment income and worker compensation, and fourth transfers, that's government, private gift, donations and made and received। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेड इन गुड्स क्या होता है। ट्रेड इन गुड्स वो तमाम तरह की ट्रेड, all the exports and imports of visible or the tangible goods are included in trading goods. These trading goods are included primary product, intermediate product and final product। इसमें वो तमाम तर जो गुड्स होंगी, चाहे वो फिनिश आइटम में हो, डिस्पोजेबल आइटम में हो, किसी भी तरह की हो, जो नज़र आ रही होंगी और टेंजिबल होंगी, वो तमाम तर पेमेंट जो होंगी, वो तमाम तर ट्रांजेक्शन जो होंगी वो इंक्लूड होंगी ट्रेड इन गुड्स। अच्छा, ट्रेड इन गुड्स की में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी इंपोर्ट से, तो यहाँ पर क्या लगेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ सरप्लस। अगर आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएंगी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ सरप्लस, और अगर आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम हो जाएंगी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ डेफिसिट, और अगर ये दोनों इक्वल टू ईच अदर होंगी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ बैलेंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट सेक्शन में जो ट्रेड इन गुड्स आता है, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सेकेंड आइटम में आता है ट्रेड इन सर्विसेज। ऑल द सर्विसेज इंक्लूड आपकी जो मार्केटिंग है, इंश्योरेंस है, इवन जो यूट्यूब सर्विसेज हैं, इसके अलावा एजुकेशन सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं,
सॉफ्टवेयर मेकिंग सर्विसेज हैं। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे मुल्क हमारी सर्विसेज को परचेज भी कर रहे हैं और हम भी परचेज कर रहे हैं दूसरे मुल्कों की सर्विसेज को। ठीक है, तो ये जो ट्रेड ऑफ सर्विसेज है, अगर आपकी ट्रेड ऑफ सर्विसेज ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो ये सरप्लस है ट्रेड इन सर्विसेज होगा, और अगर ये कम होगी तो डेफिसिट होगा। थर्ड है फैक्टर इनकम। अच्छा, यहाँ पर एक जैसे YouTube की बात है, अब YouTube में हम किसी दूसरे मुल्क की वीडियोस देख रहे हैं तो वी आर इम्पोर्टिंग। अब कैसे इंपोर्ट हुआ ये तब आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर मैं जो गुड्स किसी मुल्क के दूसरे मुल्क में इंडियन बहुत सारे सॉन्ग जो है वो सुनता हूँ, तो ये हमारी इंपोर्ट कैसे हुई और इंडिया की एक्सपोर्ट कैसे हुई, या अगर मेरी ये जो वीडियो है ये इंडिया में देखी जाती है तो ये हमारी एक्सपोर्ट और इंडिया की इंपोर्ट कैसे हुई। मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ, अब सॉन्ग के स्टार्ट में, मिड में या एंड में कोई ऐड आता है, तो जो मेरे पास ऐड आएंगे उसमें ऑलमोस्ट 80% to 90% उन गुड्स के ऐड आएंगे जो कि पाकिस्तान में सेल होती है। अच्छा, जो उन गुड्स के जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो उनके ऑनर होंगे, वो यूट्यूब ऑनर्स को, यूट्यूब कंपनी को पेमेंट करेंगे, और वो यूट्यूब कंपनी जो है इन एड्स की पेमेंट को उस कंट्री के उस पर्सन को दे देगी, या उसमें से अपना शेयर रखने के बाद उस पर्सन को दे देगी जिसने वो वीडियो अपलोड की होगी। तो इस तरह मैंने कोई इंडियन कंपनी या किसी भी कंट्री की यूट्यूब देखी, उसमें मैंने ऐड देखे, उसमें ऐड देखने की जो पेमेंट मेरे मुल्क में जो डोमेस्टिक कंट्री था उसके इन्वेस्टर ने, उसके ऑनर ने यूट्यूब कंपनी को पे की, और यूट्यूब कंपनी ने उस कंट्री के जिसने ये अपलोड की थी उसको दे दिया। तो इस तरह से उतनी अमाउंट की ये सर्विस उस कंट्री से हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो गई। तो आप जो हम लोग जो ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, तो दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बहुत माइनर सी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रही है, बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे लाखों वीडियोस हैं जो ऑल द कंट्रीज़ में देखी जाती हैं, तो मुख्तलिफ मुल्कों में देखी जाती हैं, तो वो लाखों कंट्रीज़ के एक छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट जब दूसरे मुल्कों में जाती हैं तो ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक बड़ा ह्यूज अमाउंट बन जाता है। तो इस तरह से अगर आप यूट्यूब पर कोई अगर वीडियो देख रहे हैं किसी दूसरे मुल्क की, देन यू आर इम्पोर्टिंग दोज कमोडिटीज़, या ये सर्विसेज आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट का सेक्शन है उसमें आ जाता है। अब देखें, इस में हमने दिखाया हुआ US 2002 में पुराना डेटा टेबल दिया हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि करंट अकाउंट में टोटल जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में है $480.86 बिलियन डॉलर। अब इसमें उसको फर्दर सेक्शन में किया हुआ है कि जो सबसे पहले जो आपकी एक्सपोर्ट जो हैं वो 658 हैं, 658.38 ये आपकी एक्सपोर्ट्स हैं बिलियन डॉलर्स। फिर इसके बाद 1164 जो हैं ये आप। इसी तरह अगर हम देखेंगे कि सर्विसेज में जो सर्विसेज क्रेडिट हुई 288 है, यानी हमने जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की वो 288 हैं, और जबकि डेबिट जो हुई यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो -227 हैं। तो इस तरह से ये बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा, बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये हम इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपके पास
पहले 658 था, इसमें माइनस ये किया तो ये रिमेनिंग बचा। फिर इसमें आपके पास जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है उसको ऐड कर दिया, जबकि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस को माइनस कर दिया। देन आपके पास -4818 बचा। देन अब आप इसमें क्या करेंगे, इनकम जो रिसीव्ड हो रही है आपको किसी दूसरे मुल्कों से, वो तमाम की तमाम इनकम इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी किसी एक मुल्क की दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उसको इनकम रिसीव कहते हैं। और सेम इसी तरह जब आप बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम, यानी करंट ट्रांसफ़र, जितने भी आपको लोन मिला है, एड मिली है, ग्रांट्स मिली हैं, गिफ्ट्स मिले हैं ऑन प्राइवेट बेसिस और ऑन द गवर्नमेंट बेसिस, वो तमाम की तमाम इसमें ऐड हो जाएंगी। जबकि वो तमाम के तमाम जो हमने लोन रीपेमेंट किए हैं, या हमने किसी दूसरे मुल्क को ग्रांट दिया है, या हमने किसी दूसरे मुल्क को कोई भी आइटम दिए हैं, तो वो जो भी हम पेमेंट करेंगे वो आपकी डेबिट हो जाएगी। अगर हम इन सबको ऐडअप कर लेंगे तो आपके पास -480 जो है ये बता रहा है कि इस वक्त जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में है। अब फर्दर हम इसको डिवाइड फर्दर बताते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है, FOB क्या होता है। FOB का मतलब होता है शिपिंग टर्म अंडर विच द प्राइस ऑफ कोटेड applies only at inland shipping point and the seller arrange for loading the goods on or in railway, car, truck, packages, baggage and the other conveyance furnished for the transportation। यानी वो जो आपकी पोर्ट जहाँ से वो एक्सपोर्ट होगा, वहाँ पर जो जिस भी प्राइस पर आपके एक्सपोर्टर ने जो एक्सपोर्ट की है, वो तमाम की तमाम आपकी गुड्स की जो ट्रेड अकाउंट में गुड सेक्शन में लिखा जाएगा। सर्विसेज में वो तमाम तर सर्विसेज जो हम दे रहे हैं दूसरे मुल्कों को, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आपका किसी हम जैसे अगर अमेरिका या US या UK जाते हैं, तो PIA की अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती तो हम वाया दुबई, फ्लाई दुबई या एयर एमिरेट्स किसी भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से करते हैं, तो वी आर इम्पोर्टिंग दीज सर्विसेज फ्रॉम दैट कंट्री। कि इसी तरह ट्रैवल में अगर हम किसी मुल्क में रहने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर फूड, बेवरेजेस वगैरह जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो सब के सब उसमें इंक्लूड करते हैं। और जबकि अगर कोई हमारे मुल्क में आता है तो वो हम तमाम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज में वो तमाम तर जैसे हम सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम लाइक अभी यूट्यूब की बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी प्रीवियस स्लाइड्स में, तो वो तमाम तर जो सर्विसेज वाया यूट्यूब की हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज। सेम एज द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रिज जो हैं वो चाइनीज़ इंजीनियर्स ने बनाए हैं, तो वो तमाम तर कंस्ट्रक्शन इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इंश्योरेंस सर्विसेज जो अवेलेबल अबाउट इंश्योरेंस सर्विसेज के तमाम तर इंश्योरेंस रिसीव फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, और फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, फॉरेन बैंक का वर्किंग इन योर कंट्री। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रॉयल्टीज़ एंड लाइसेंस फीस। रॉयल्टीज़ एंड लाइसेंस फीस का मतलब ये क्या, आपके जो आपके कंट्री ने दूसरे कंट्रीज़ की मल्टीनेशनल कंपनीज़ को जो रॉयल्टीज़ दी हैं, जैसे जोंग या कोई भी अदर मल्टीनेशनल कंपनी जो सेलुलर कंपनी जो हैं यहाँ पर आकर काम कर रही है, तो उसकी हम मद में गवर्नमेंट उनसे रॉयल्टीज़ लेती है या उनसे जो लाइसेंस फीस होती है, दिस इज़ कॉल्ड रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस। अदर बिजनेस सर्विसेज वो तमाम तर बिजनेस सर्विसेज जिससे हम इनकम अर्न कर सकते हैं। फिर पर्सनल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑफ एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, ये सब कुछ आपके सर्विसेज में इंक्लूड होगा। फिर द सेकेंड सेक्शन आता है इनकम का। इनकम में क्या होता है, इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक फॉर एग्जांपल वेजेस, सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये दिस इज इंक्लूड इन इनकम। अगर हमारे मुल्क से ये तमाम तर
फंड्स की फॉर्म में दूसरे मुल्क में जा रहे होंगे तो हम इसको डेबिट करेंगे, और किसी दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आ रहे होंगे तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम में इनकम ऑन इक्विटी, डिविडेंड, ब्रांच प्रॉफिट एंड डी इन्वेस्टेड अर्निंग। इनकम ऑन डेट, इंटरेस्ट वगैरह से जो इनका हासिल होने वाली इनकम है। इसी तरह पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनकम, इनकम ऑन इक्विटी, डिविडेंड, इनकम ऑन डेट इंटरेस्ट। फिर अदर इन्वेस्टमेंट इनकम, जैसे लोन आपने किसी दूसरे मुल्क को दिया हुआ है, या आपकी जो प्रॉफिट अर्निंग आ रही है वहाँ से, वो तमाम तर इनकम इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अगर हमारे मुल्क से मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज इनकम अर्न करके दूसरे मुल्कों में भेज रही हैं तो ये हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर दूसरे मुल्कों में लोग रहकर हमारे मुल्क में भेज रहे हैं तो इस इनकम इम्पोर्ट हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान में से तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं, मोर दैन 10 मिलियन पीपल्स मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं। अब वो वहाँ पर दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज ओवर देयर, अर्न इनकम एंड सेंड देयर इनकम इन पाकिस्तान टू देयर फैमिली। तो जब उनकी इनकम जो पाकिस्तान वापस आती है, जितनी अमाउंट हमारे पास वापस आएगी, दैट विल बिकम द एक्सपोर्ट ऑफ, यानी हमारे ये आपकी एक्सपोर्ट में भी हमारी आपकी जो क्रेडिट में आ जाएगी, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं रेमिटेंसेस इनफ्लो। तो रेमिटेंसेस इनफ्लो आपकी क्रेडिट में आ जाएगी, जबकि डेबिट में आपका जो यहाँ पर पाकिस्तान में चाइनीज़, अफगानी या दूसरे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, जो ये लोग वापस भेजते हैं तो वो रेमिटेंसेस आउटफ्लो है। करंट ट्रांसफ़र्स, इसमें क्या होता है, दीज जनरल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र्स, जैसे हमने लोन लिया, एड ली, ग्रांट्स मिली, ये तमाम तरह आपकी जो आएगी ये जो ट्रांसफर में आएगा, जनरल गवर्नमेंट ट्रांसफर में आएगा। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, पेमेंट ऑफ करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ, अदर ट्रांसफर्स, वर्कर रेमिटेंसेस, प्रीमियम वगैरह जो भी तमाम तरह होंगे, ये सब आपके करंट ट्रांसफर में आ जाएंगे। जैसे इसमें अदर वर्कर्स रेमिटेंसेस या प्रीमियम्स का मतलब ये होता है कि रेमिटेंस जो वर्कर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे होते हैं, अब वो रिटायर होने के बाद वापस आ जाते हैं अपने मुल्क में, तो उनको वहाँ से पेंशन या अदर कोई फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, तो वो अदर वर्कर रेमिटेंसेस प्रीमियम में हम इसको लेते हैं। ये गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं है, ये प्राइवेट ट्रांसफ़र है, बट इट इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज़ राइटिंग इन करंट अकाउंट। The financial account. Second is the financial account. The financial account can be divided into private financial accounts and the official accounts. The private sector financial account includes foreign direct investment, portfolio investment and other investment. The official account is the official reserves account. यानी गवर्नमेंट पहले हम प्राइवेट को डिस्कस कर लेते हैं। वो तो प्राइवेट जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं, फैक्ट्रियां लगाती हैं। अगर पाकिस्तान की कोई कंपनी किसी दूसरे मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करती है तो वो हमारे डेबिट में आएगा, वो हमारे क्रेडिट में नहीं आएगा, वो हमारे डेबिट में आएगा, क्योंकि यहाँ से फ़ंड किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करती है या यहाँ पर आके कोई फैक्ट्री लगाती है, तो उस फैक्ट्री के लगाने के लिए वो जो अब आएगा, इसको हम कहेंगे कि ये इम्पोर्ट, ये हमारी क्रेडिट है, ये हमने हमारी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जितने भी मुल्क हमारे मुल्क से बाहर फंड्स आएंगे वो सारे के सारे डेबिट में आएंगे, चाहे वो FDI हमारे मुल्क फ्यूचर में जब भी उसका प्रॉफिट आएगा, दैट इन द फ्यूचर, बट करंटली वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए डेबिट हो गया। और जो भी हमारे मुल्क में आए, मे बी फ्यूचर में वो ज़्यादा पैसा अर्न करके अपने मुल्कों में वापस भेजे, बट करंटली वो हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर गवर्नमेंट्स होती हैं, वो इनकरेज करती हैं कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनको हो, ताकि जो मुल्क में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट
इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए। जी, कैपिटल अकाउंट का दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट है 1.10 है, जबकि जो डेबिट है वो 2.39 है। यानी यहाँ सर मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे मुल्कों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जबकि इसकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में जो है वो दूसरे मुल्कों से निस्बतन कम फंड आ रहा है। तो ये कहलाता है कैपिटल अकाउंट। अब फाइनेंशियल अकाउंट को कम्प्लीटली देखेंगे तो अगर हम इसका सेपरेट देखें कौन कौन से सेक्शन जो भी हमने बात की थी, तो फाइनेंशियल अकाउंट में सबसे पहले आएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने दूसरे मुल्कों में की है तो यहाँ पर ये देखेंगे ये माइनस में होगी, मतलब हमारे डेबिट में आएंगे। जितनी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में डोमेस्टिक कंट्री में आई है दूसरे मुल्क के मल्टीनेशनल कंपनीज ने की है वो सारी की सारी प्लस में आएंगी। इसी तरह पोर्टफोलियो एसेट्स में क्या होगा कि इक्विटी सिक्योरिटीज़ जितनी भी हमारे मुल्क में इक्विटीज़ और सिक्योरिटीज़ हमारे मुल्क के लोगों ने किसी दूसरे मुल्क की इक्विटी और सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं तो वो यहाँ पर डेबिट हो जाएंगी, और जितनी भी हमारे मुल्क की खरीदी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इक्विटी सिक्योरिटीज़ ये 53 ये सरप्लस है, और डेबिट सिक्योरिटीज़ इस तरह से याद है। देन फिर हम कहेंगे कि जो अदर अथॉरिटीज़ हैं लाइक मॉनेटरी अथॉरिटीज़ ने अदर गवर्नमेंट्स जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने फंड्स अपने पास रखने के लिए जो फॉरेन करेंसी परचेज़ की है। फिर फाइनली अगर यहाँ पर देखेंगे 64.91 जो है ये आपका डेबिट क्रेडिट हुआ है, यानी हमने कहीं से लोन लिया या कोई फंड आए हैं या ग्रांट आई है, और इसी तरह जनरल गवर्नमेंट्स में भी ग्रांट्स वगैरह मिली होंगी या फंड मिला होगा किसी दूसरे कंट्री से, तो ये सब का सब आपके पास सरप्लस आ रहा है तो ये सब के सब आपका डेबिट हो जाएगा, तो जितना भी यहाँ से आउटफ्लो आपका बाहर गया है वो सब का सब क्रेडिट होगा। अब आते हैं कौन कौन से जो हमने अभी टेबल में पढ़ा है वो कौन कौन से हैं, फर्दर उनको देख रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग और अदर कैपिटल। हम देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या तो हम पहले से यहाँ पे कोई फैक्ट्री बनी हुई होगी उसको परचेज कर लें, या हम यहाँ पर नई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर आके, या फिर हम कोई दूसरा कैपिटल या मशीनरी वगैरह परचेज करें। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इक्विटी सिक्योरिटीज़, डेट सिक्योरिटीज़, यानी इक्विटी सिक्योरिटीज़ जो आपके पास फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं या उनके शेयर्स खरीदना, डेट सिक्योरिटीज़ या जैसे पाकिस्तान स्कूप बॉन्ड इश्यूज़ करता है तो इस तरह की चीज़ें खरीद लेना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वो भी कुछ इसी तरह के सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह परचेज कर लेना। एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। अदर इन्वेस्टमेंट में ट्रेड क्रेडिट्स, लोन्स, करेंसी एंड डिपॉजिट्स एंड अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये तीन तरह के हमारे पास इन्वेस्टमेंट में सेक्शन हैं। The overall balance, the sum of current account balance and the private sector financial account balance is called overall balance, or the official settlements balance. It summarizes non-official sectors trade and investment flows in the balance of payment. Such flows represent the supply of and demand for the country currency in the foreign exchange market and affect the exchange rate. यानी अगर हम ये टॉप टू जो हैं ये मेजर में अगर हम ये सब कर लेंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल बैलेंस में आ जाएगा।
हम इसको सिर्फ ओवरऑल बैलेंस में ले लेंगे। तो ऑफिशियल रिजर्व्स और द इंटरनेशनल रिजर्व्स, ये जो होता है ये आमतौर पे गवर्नमेंट ही करती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऑफिशियल रिजर्व्स और द इंटरनेशनल रिजर्व्स, दे इंक्लूड द मॉनेटरी गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड IMF borrowing positions. These reserves are part of the central bank's asset. The central bank buys and sells reserves to intervene the foreign exchange market. Such intervention cause changes in the country's money supply. यानी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में वो तमाम तर रिजर्व अकाउंट्स होंगे जो कि फॉरेन कंट्री जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने पास फॉरेन करेंसी में रखता है। अब जब फॉरेन करेंसी, इसको हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि इफ़ आई हैव टू बाय द डॉलर, अगर मैं डॉलर परचेज करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि डॉलर के अगेंस्ट में मैं लोकल करेंसी उनको दे रहा हूँ। अगर मैंने एक्सपोर्ट के बजाय डायरेक्ट डॉलर परचेज़ किए हैं तो इसका मतलब है आपका फ़ंड किसी दूसरे कंट्री में चला गया है। तो दिस मीन्स आपके ये जो डॉलर्स हैं एज अ कमोडिटी आ रहे हैं और ये आपके डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास पहले से रिजर्व रखा हुआ है, आप मार्केट में थ्रो करते हैं ताकि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, तो अब ये क्योंकि आपके पास डॉलर एज अ कमोडिटी रखे हुए हैं, आप एज अ कमोडिटी को सेल आउट कर रहे हो, तो आपके पास दूसरे मुल्कों में जो लोकल करेंसी दूसरे मुल्कों में रखी हुई है वो आपके पास आएगी। दिस शोज दैट कि वो आपका क्रेडिट हो रहा है, आपके मुल्क में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। तो ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट्स में हम डेबिट और क्रेडिट जो देखेंगे वो फॉरेक्स रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स, IMF और IMF के SDR वगैरह के मुतालिक देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जो रिजर्व एसेट्स है ये -3.69, तो ये -3.69 क्या है, ये फॉरेन करेंसीज हमारे मुल्क में रखी हुई है। ठीक है, तो अभी अगर हम ज़्यादा फॉरेन करेंसीज परचेज करेंगे तो ये यहाँ पे क्रेडिट होगी, और अगर आप ये हम अपनी करेंसी को सेल कर रहे हो तो दूसरे मुल्कों के लिए तो वो डेबिट होती है। रिजर्व्स अकाउंट्स, अब इसमें फर्दर हम डिफाइन करते हैं कि रिजर्व्स अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। मॉनेटरी गोल्ड रेफर टू द गोल्ड होल्डिंग ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटीज़, जो लोगों के पास घरों में जो गोल्ड है या जो ख़वातीन के पास है गोल्ड, इसको हम मॉनेटरी गोल्ड नहीं कहते। मॉनेटरी गोल्ड वो गोल्ड है, वो सोने के वो तमाम तर गुड्स हैं जो कि मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के पास होल्ड की भी होती हैं, वो मॉनेटरी गोल्ड कहलाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, ये इट्स लाइक अ मेंबरशिप फॉर्म, इट्स लाइक अ मेंबरशिप करेंसी। जो लोग IMF के मेंबर होते हैं दे आर बाउंड टू परचेज अ सर्टन अमाउंट या सर्टन परसेंट ऑफ SDRs। तो जब वो SDR परचेज कर लेते हैं तो मतलब आपके पास SDR आ गए, अब आप नाउ यू विल बी द मेंबर ऑफ IMF। अब IMF का मेंबर लाइक IMF को हम बिल्कुल बहुत आसान लफ्ज़ों में हम ये कह दें कि तमाम कंट्रीज़ ने छोटे छोटे फ़ंड IMF को दिए हुए हैं, जिसमें मेजर 3-4 कंट्री जो बड़े फ़ंड दिए हुए हैं। तो अब वो तमाम तर हर जो अब वो IMF के पास बहुत ज़्यादा फ़ंड आ जाता है, तो IMF उस फंड को जिन कंट्रीज़ को ज़रूरत होती है जहाँ पर बैलेंस नहीं होता
उनको लोन के तौर पर देती है। आईएमएफ खुद कोई रेवेन्यू जनरेटिंग इदारा नहीं है। आईएमएफ सिर्फ फाइनेंस करता है, लोगों से फंड लेके फाइनेंस करता है उन कंट्रीज़ को जो डेफिसिट में जा रहे हों या जो प्रॉब्लम्स में हों। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आईएमएफ का मेंबर होना ज़रूरी है। तो क्योंकि अगर इस वजह से हम चूँकि आईएमएफ से लोन लेते हैं, तो इसलिए हमें आईएमएफ की तमाम तर पॉलिसीज़ को मानना पड़ता है। और वो तमाम तर पॉलिसीज़ कौन डिसाइड करते हैं? विच आर प्रोवाइडेड द मेजर फंड सेक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आईएमएफ के मेंबर जो सबसे ज़्यादा फंड कर रहा है वो यूनाइटेड स्टेट कर रहा है। तो इसलिए जितनी भी पॉलिसीज़ यूनाइटेड स्टेट्स की होती हैं वो आईएमएफ को मानना पड़ती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड उसी के हैं, या सबसे बड़ा डोनर जो आईएमएफ का है वो यूनाइटेड स्टेट है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट की बातें मानना पड़ती हैं। वो तमाम तर पॉलिसीज़ उसी तरह की होती हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट चाहता है। Foreign exchange assets are by far the largest category of external reserves for most countries. यानी जितनी भी फॉरेन करेंसीज को होल्ड किया होता है सेंट्रल बैंक ने, तो वो कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास आज की डेट में तकरीबन 18 बिलियन डॉलर जो हैं या उसके इक्वल। 18 बिलियन डॉलर का मतलब ये नहीं कि 18 बिलियन डॉलर में नहीं, इसमें हो सकता है कि 15 बिलियन डॉलर हो, 3 बिलियन पाउंड हों, या यूएई दिरहम हो, या सऊदी रियाल हो, या कोई और दूसरे भी हों, लेकिन उनकी टोटल अमाउंट जो होगी वो 18 बिलियन डॉलर के इक्वल होगी। तो इसलिए हम उसको 18 बिलियन डॉलर कहते हैं। तो वो डिफरेंट करेंसीज़ का जो अमाउंट है जो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखा हुआ है, दैट इज़ called the foreign exchange asset. Other claims note that this has to be foreign currency. यानी यूनाइटेड स्टेट के पास यूनाइटेड स्टेट क्योंकि अभी हम ये यूनाइटेड स्टेट की स्लाइड जो कलेक्शन लिखी थी वो इसकी थी, तो इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के अलावा अदर करेंसीज जो होगी वो अदर क्लेम्स कहलाएगी। Net error and omissions. Items is included as an offset the overstatements and understatement of the recorded components. Thus, if the balance of those companies is credited, the item for net errors and omission will be shown as debit of the equal value or vice versa. थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अब आप को फर्दर जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है, और डेफिसिट और सरप्लस को किस तरह से कवर अप किया जा सकता है, और डेफिसिट और सरप्लस डेफिसिट आमतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसमें डेफिसिट होता है। तो डेफिसिट में कौन कौन से मेजर लिए जा सकते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या सोशल, जिससे हम डेफिसिट को कवर कर सकते हैं। फर्दर इसकी जो मैं स्लाइड्स हैं जो इसके अलावा जो करंट अकाउंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, या अदर जो उसमें शॉर्ट वो हैं वो फर्दर मैं डिवाइड कर दूँगा, ताकि ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी शॉर्ट भी हो सके, और अगर आपको सिर्फ वही कॉन्सेप्ट समझना हो तो आप वो डायरेक्टली 2 या 4-5 मिनट की वीडियो से समझ सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।